हम लोगों ने लॉन्ग रन कॉस्ट का तस्करा हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था इकोनॉमी ऑफ स्केल के बारे में। याद है कुछ? यस यस। क्या था इकोनॉमी ऑफ स्केल? इसमें हमसे कॉस्ट सेविंग बेनिफिट हासिल करते कॉस्ट सेविंग बेनिफिट जो कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने में हमें रिसीव होते हैं, और उनके कौन कौन से पॉइंट्स हमने लिखे थे? पॉइंट नंबर 1 डिस्काउंटेड रॉ मटेरियल के बल्क में परचेज करने से आपको कम रेट पे मटेरियल अवेलेबल होता है। उसके बाद कौन सा था? एडवांस टेक्नोलॉजी। आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे होंगे तो आप टेक्नोलॉजी भी एडवांस यूज करेंगे ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे। स्किल्ड लेबर आपके वेस्टेज कम करेगी, ज़्यादा एफिशिएंट होगी। अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आप स्किल्ड लेबर जो है वो हायर करेंगे जी। उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट जी, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोग बनाएंगे डिपार्टमेंट, और उसकी वजह से आप डिफरेंट जो है वेज निकालेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी विद एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज की जा सकती है। और इसके बाद इजी क्रेडिट कि आपको जब भी पैसों की जरूरत हो तो आपको इजीली क्रेडिट अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर सस्ते रेट पे। ओके, ये वो चीजें हैं जो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी कॉस्ट बच जाएगी, इससे आपकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी? कम हो जाएगी। जब आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ आपको बेनिफिट्स तो मिलते हैं, लेकिन उस बेनिफिट के साथ साथ कुछ नुकसान भी होता है बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने से। उसको हम लोग कहते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये होते हैं जनाब वो नुकसानात या वो आपके कॉस्ट होती हैं जो कि आप इनकल करते हैं बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हो। कॉस्ट दैट आर incurred for producing at large scale। पंजाबी में एक कहावत है, ऊंठा नाल दोस्ती करिए ते घर दे दरवाजे ऊंचे करने पैंदे। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप बड़ा काम कर रहे हैं तो दिल भी बड़ा रखें। वैसे तो मैंने बड़ी अच्छी लैंग्वेज पंजाबी लैंग्वेज में यूज किया है कि टिपिकल पंजाबी जो है वो बड़ी अजीब सी है। उठा नाल यारी लाइए ते बूहे घर दे ऊंचे कराइए। ठीक है, तो इसका मतलब यह है बेटा कि अगर आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको बड़ा भी सोचना पड़ेगा। आपको अब जाहिर बात है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, वो अपना अकाउंटेंट एक बीकॉम को नहीं रखेंगे, कम से कम ही मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। CFO जो होगा उनका वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उन लोगों ने रखा होगा, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उन लोगों ने रखे होंगे। इसी तरह अगर वो स्किल्ड लेबर आपके पास है तो वो लेबर वो वाले नहीं रखेंगे। मिसाल के तौर पर जनाब प्रोडक्शन करने वाले बंदे जनाब वो वही है जो मतलब खुद भी चीज़ों को उठा के रख रहे होते हैं, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उनकी स्किल्ड लेबर का मतलब होगा जो पढ़े लिखे डिग्री होल्डर सर्टिफाइड लोग होंगे, तो उनकी कॉस्ट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। उनकी कॉस्ट भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए जब आप बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है, अगर आप टेक्नोलॉजी एडवांस यूज कर रहे हैं तो भाई साहब एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? पैसा लगाना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। heavy salaries of personnel, जो आपने बंदे रखे होंगे हायर किए होंगे ना, वो सर्टिफाइड लोग होंगे, पढ़े लिखे हैवी किस्म के लोग होंगे, तो उनकी सैलरीज भी होंगी।
एक छोटी मोटी कंपनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ सैलरी। समझ रहे बात? इसी तरह आपके पास एक बड़ी कंपनी जो है वो छोटे मोटे बंदे को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वहां क्या उनका काम इतना हैवी होता है कि छोटे मोटे बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर एक बंदा एक सैलरीड पर्सन है, उसकी रिटर्न फाइल करनी है, जिसके महीने की सैलरी 50,000 रुपये, उसकी रिटर्न फाइल करनी है, वो सिंपल रिटर्न बनाएगा और फाइल कर देगा। 6 लाख रुपये को टैक्स कोई नहीं है, वो जीरो टैक्स होगा, फाइल कर देगा। दैट्स इट। उसके कोई किसी किस्म का कोई एसेट नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं है, वो टैक्स रिटर्न उसका निकालेगा, फाइल कर देगा। बहुत आसान तरीके से है, आप लोग भी कर सकते हैं। जैसे फेसबुक बनाते हैं, यूज़ करते हैं, ऐसे ही होगी, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स का काम कैसे करते हैं? कौन ऐसे जाहिल लोग होते हैं कि जो सीएस के पास आ जाते हैं? मतलब ये जो काम है छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, जो आमतौर पर जो छोटे मोटे मौसमी, इनको हम लोग कहा करते हैं कि ये मौसमी अकाउंटेंट्स हैं। मौसमी अकाउंटेंट्स कौन से होते हैं? जैसे अभी 30 सितंबर का टाइम गुजरा, अब 30 सितंबर जो है ये रिटर्न्स टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स वगैरह फाइल करने का इंडिविजुअल्स के लिए टाइम होता है। अब इसमें हर बंदा अपने आप को सीए डिक्लेयर करवा के कि जनाब मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, मुझे काम आता है, मेरे से काम कर रहा है। इवन के लॉयर्स भी, वकील हजरात भी, एक रिटर्न फाइल करने के वो 1000 रुपये में रिटर्न फाइल कर देते हैं। 1000 रुपये लेते हैं, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं। और जब हम चार्ज करते हैं तो वो हमारे पे डिपेंड करता है। हम 15,000 20,000 रुपये चार्ज करते हैं रिटर्न फाइल करने के, सिंपल से रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे जैसे रिटर्न हैवी होती जाएगी, हमारी अमाउंट भी हैवी होती जाएगी। अब जब हमारे पास कोई रिटर्न आएगी, अब फर्क कहाँ पे आ जाएगा? फर्क ये आएगा कि जनाब अगर एक बंदे की इनकम काफ़ी सारी है, उसकी बिजनेस इनकम भी है, उसकी सैलरी भी है, और जनाब उसके पास कोई प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी है, और उसकी प्रॉपर्टी के अंदर जनाब ये मतलब सेल परचेज होती रहती है, उसकी कंपनी है जनाब, कंपनी वो मेंटेन कर रहा है, पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। वो छोटे मोटे मौसमी अकाउंटेंट को समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है। उसको कभी इधर से चपेट पड़ रही होगी, उसको कभी इधर से चपेट पड़ रही होगी, समझ नहीं आएगी जनाब। जैसे अंधेरे में, पूरे अंधेरे में किसी के मुंह के सामने लाइट रख दें, उसको चपेटे मारते हैं, उसको नहीं पता चलेगा कौन चपेटे मार रहा है, उसको नजर ही कुछ नहीं आएगा। यही होगा मौसमी बंदे का। तो फिर वहाँ पे एंट्री किसकी होती है? क्वालिफाइड सीएस। फिर वो जनाब पैसे कितने चार्ज करते हैं अपनी मर्जी। मेरे क्लाइंट है, उनका हुआ ये, उनका एक मार्ट है, उन्हें सेल्स रिटर्न वगैरह फाइल करवानी थी। मुझे कहते कितने पैसे? मैंने कहा जी वैसे तो चलो सिर्फ आपके लिए 1,20,000 रुपये पूरे साल के, क्योंकि मंथली रिटर्न फाइल होती है, तो 1,20,000 रुपये आपके लिए, आप भाई हैं हमारे, वैसे तो हम ज़्यादा लेते हैं। मैंने कहा जी अच्छा चलो मैं आपको बताऊँ। 6-7 महीने बाद अभी उसका मुझे मैसेज आया पिछले दिनों। वो याद होगा आपको कि जब टीचर्स डे था, मैंने कहा था मेरे क्लाइंट्स ऊपर बैठे हुए हैं, ये वही लोग थे। 6-7 महीने बाद वो मेरे पास आए हैं और आके मुझे कहते हैं कि सर हमारे मार्ट को ताला लग गया, एफबीआर ने ताला लगा दिया। रीज़न जी सेल्स टैक्स रिटर्न सही फाइल नहीं, प्रॉब्लम आया, नोटिस आते रहे, हमें पता नहीं चला। अल्टीमेटली वो ताला लगा गया। 5 लाख रुपए की पेनल्टी डाल दी उन लोगों ने, एफबीआर वालों ने, कि तुम सेल्स टैक्स रिटर्न तुम्हारी ठीक नहीं, तो तुमने जमा नहीं करवाई। तो सर वो एक भाई है, दोस्त ही है हमारे, आपके जैसे भाई। मैं कहा मेरे जैसे भाई ना को भाई कह लो, लेकिन मेरे जैसे भाई ना को, वो भाई है जी, वो लॉयर हैं। उन्होंने हमें कहा था कि बस हम मारे गए हैं इसी धोखे में। उन्होंने हमें कहा था कि यार किधर तुमने 1,20 देना है, तुम 10,000 रुपये मुझे दो, मैं तुम्हारे पूरे साल की रिटर्न फाइल करता हूँ। मतलब मैं 12 रिटर्न फाइल कर रहा था 1,20 में, उसने कहा जी मैं रिटर्न फाइल करता हूँ 10,000 रुपये की 12 की 12 रिटर्न, 1,000 रुपये से भी कम पे रिटर्न फाइल कर रहा था। तो मैंने कहा फिर कहता जी बस उसने उसको समझ नहीं आई। वो वकील था, अच्छा खासा सही वकील है, हमारे टैक्स के नाम देखा करता था पहले, अब उसकी समझ ही नहीं आई उसको। मैंने कहा नोटिस पढ़ाया उसको जाके? कहता है हाँ नोटिस पढ़ाया। वो कहता है मैं केस कर दूँगा, ये कर। मैं कहा फिर तुम लोगों से वो पैसे चार्ज करेगा। कहता सर अब आप बताइए आप क्या करना है। मैंने कहा पेनल्टी कितनी? उसने कहा ये 5 लाख। मैंने कहा ये तो देना पड़ेगा, 2 राहें नहीं है इसमें। और सर ठीक करना है इसको, आप ही देखेंगे, हमने किसी और के पास नहीं जाना, आप नहीं करना। मैंने कहा ठीक है आ जाए, कोई मसला नहीं है, 2.5 लाख रुपये लगेंगे। तो सर पहले 1,20, मैंने कहा पहले की बात और थी,
2.5 लाख रुपए लगेंगे, बताइए ओके और नॉट ओके? ये साइड ओके, ओके गॉट इट? कि जब आप बड़े लेवल पे काम कर रहे होंगे, उसने कहा जी पहले वो काम करता था हमारे तो, क्योंकि वो छोटे लेवल पे काम हो रहा था, तो जब आप वो छोटे लेवल पे 10,000 रुपये में 15,000 रुपये में काम चल जाता था, बड़े लेवल पे काम करने के लिए उनको 2.5 लाख रुपए का खर्चा करना पड़ा। क्यों? क्योंकि काम बड़े लेवल पे कर रहे हैं, उनको छोटा बंदा टैकल ही नहीं कर सकता। उसके लिए उनको क्या चाहिए? कम से कम उतना बंदा चाहिए जो उस काम को टैकल कर सके, तो उसके लिए कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। हैवी सैलरीज ऑफ पर्सन, गॉट इट? इसके बाद जनाब आप बहुत सारी चीजें वेस्ट करेंगे, अपने पैसे को इधर उधर आप लगाएंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसकी आपकी कॉस्ट आएगी, तो वेस्टेज कॉस्ट आपकी ज्यादा होगी। वेस्टेज कॉस्ट ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। इसके बाद जितना बड़ा बिजनेस होगा आपको उतना हैवी किस्म का टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो हैवी टैक्सेस। और अगर आपको लॉस हुआ तो हैवी लॉस होने के चांसेस भी हैं, क्योंकि जनाब छोटा मोटा लॉस तो छोटे मोटे बिजनेस में होता है, बड़े बिजनेसेस के अंदर बड़े बड़े लॉस होते हैं। छोटे बिजनेस में लॉस ज़्यादा से ज़्यादा कितने का हो जाएगा? 2-4 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का हो जाएगा, इससे ज़्यादा का लॉस होगा। लेकिन बड़े बिजनेस में जो अरबों रुपए का है, तो उसमें अरबों रुपए का जनाब लॉस होगा, करोड़ों रुपए का उसमें लॉस होगा, तो ये बड़ा हैवी लॉस होता है। आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन एकदम से अगर उनका बिजनेस लॉस पे चला जाए तो सड़क पे आ जाते हैं। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है, अगर उनका बिजनेस बंद भी हो जाए, इवन बंद भी हो जाए, तो फिर भी वो अपने घर में बैठकर आराम से रोटी खा रहे होते हैं। परेशानी जरूर आती है, लेकिन वो कोई और भी काम करना शुरू कर देते हैं साथ। रीजन कि उनका लॉस होता कम है, क्योंकि उनका बिजनेस छोटा होता है। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा उसका लॉस होगा, हैवी किस्म का लॉस होगा, उसको पहले कुछ नहीं देगा। गॉट इट? तो बेटा ये वो आपके पास डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है, जिसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल से क्या होता है? आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज करती है, और डिसइकोनॉमिक स्केल से क्या होगा? आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी। मिटा दो इसको, नोट कर लिया सबने? तो बेटा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को मैं डिफाइन करता हूं, ड्रॉ करता हूं, और उसके बाद जनाब मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। क्वेश्चन इस तरह का आया करता था कि व्हाई इज इन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट यू शेप? शॉर्ट रन में मार्जिनल कॉस्ट यू शेप क्यों थी, और यहां पे क्या कह रहे हैं? लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट जो है वो यू शेप क्यों होती है? उसकी रीजन है इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वैसी ही है, लेकिन थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी फ्लैट है। कर्व वैसे ही, तो यहां से लेकर यहां तक जिसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और आगे आपके पास यहां से लेकर यहां तक जिसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, दैट इज डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्लियर? यहां तक बेटा मुस्लिम सर। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है लॉन्ग रन के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं इवॉल्व्ड कर्व या फिर डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन क्या आता है जी? इवॉल्व कर्व, बता दो उसको। इवॉल्व कर्व या फिर डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व्स। कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मिलाकर आपके पास क्या बन जाएगा? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ये
डिराइव कैसे करनी है ये आपने देखनी है। डेरिवेशन को हम लोग क्या कहेंगे, इवॉल्व कर्व कहेंगे, ठीक है। ऐसे एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से निकलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवॉल्व कर्व। देखिए बेटा, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है और आपके बुक में भी वो कहानी लिखी हुई है। कहानी क्या है, देखिए मैंने बिजनेस एक स्टार्ट किया, नया नया बिजनेस है, आपको पता है कि इतना ज़्यादा काम भी नहीं है, ना डिमांड इतनी ज़्यादा है, थोड़ी बहुत डिमांड होगी मार्केट के अंदर, प्रोडक्शन करूँगा और चीज़ों को बेचूंगा। मैंने एक मशीन लगाई, मैंने क्या किया, एक मशीन लगाई, ठीक है। मैं साथ साथ बनाता भी जाता हूँ, आप जस्ट सुनिएगा, नोट बाद में कर लीजिएगा। मैंने जनाब एक मशीन लगाई और उसकी जो कर्व्स मैंने बनाई तो उसकी एवरेज कॉस्ट कर्व मेरे पास तकरीबन कुछ इस तरह से आई। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, मिनिमम पॉइंट इसका तकरीबन कोई ये वाला निकल रहा है, यहाँ पे सॉरी, ठीक है। अब असूल हमें क्या कहता है कि जी आपने मिनिमम पॉइंट तक, जहां पे आपके एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट जहां पे आपकी मिनिमम है वहां तक आपने क्या करना है, और हमें ये भी पता है कि जहां पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होती है। अब आपकी एवरेज कॉस्ट जहां पे मिनिमम है, आपने उस पॉइंट तक क्या करना है, आपने प्रोडक्शन करनी है। अगर उससे ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, मशीन वही यूज़ करते रहेंगे तो आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब मेरी डिमांड थोड़ी सी बढ़ गई, मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए थी, इस पॉइंट तक तो मैं इस मशीन को यूज़ करता रहा, लेकिन जैसे ही मेरी डिमांड बढ़ी, मैं इसी मशीन पे रहूँगा तो मुझे नुकसान होना शुरू हो जाएगा, कॉस्ट मेरी बढ़ना शुरू हो जाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, नई मशीन लेके आनी पड़ेगी। मैं एक नई मशीन लेके आया, इसके साथ उसको इंटीग्रेट किया, उसका मिनिमम पॉइंट ये वाला, प्रोडक्शन यहां तक मैं करता रहा, ज़्यादा बड़ी जनाब मैंने नई मशीन लगा दी और मेरे पास अब नई मशीन आ गई तो उसकी एवरेज कॉस्ट यहाँ तक मेरी एवरेज कॉस्ट कम हो सकती है दूसरी मशीन के साथ। मेरी डिमांड बढ़ना शुरू होगी, मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा कर दी, जब इस पॉइंट पे पहुंचा मैंने प्रोडक्शन रोक दी, अब मजीद मेरी डिमांड हो गई, अब मुझे नई मशीन लगानी पड़ेगी। अब डिमांड ऐसे तो नहीं है ना कि जैसे मैं मशीन की कॉस्ट लगा रहा हूँ, जैसे जैसे मेरी मशीन की कॉस्ट बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड भी मेरी बढ़ रही है। डिमांड ज़्यादा ज़रूर हो रही है लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं हो रही। अब इस वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे नई मशीन लगानी तो पड़ेगी लेकिन उसका मुझे थोड़ा सा ज़रा उसकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़रा मुझे ज़्यादा बियर करनी पड़ेगी। तो मिनिमम पॉइंट उसका तकरीबन ये बने। इसी तरह से फर्दर चलता जाऊंगा। 3 पॉइंट सिर्फ आपको फिलहाल मैं शो करवा रहा हूँ। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि जब मेरे पास एक मशीन थी तो मेरे पास डिमांड कुछ थी, आज मेरे पास 3 मशीनें हैं और डिमांड मेरी बड़ी है। क्या मैं छोटा बिजनेसमैन रह गया? क्या मशीनें मैंने एक दिन में 3 खरीद ली? मशीन खरीदने में मुझे टाइम लगा, 2-4 महीने एक मशीन पे लगाए मैंने, 3-4 महीने दूसरी मशीन पे लगाए, 4-5 महीने तीसरी मशीन पे लगाए। तो ऐसे करते मुझे साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, डिमांड मेरी बढ़ गई मार्केट के अंदर। और अब मैं इस लेवल पे, जहाँ पे मैं प्रोडक्शन इस लेवल पे कर रहा था, अब मैं प्रोडक्शन इस लेवल पे कर रहा हूँ। जब मैंने अपने तमाम पिछले आने वाले तमाम टाइम को मैंने देखा कि अच्छा मैंने पिछले 1 साल में ये मशीन में इस प्रोसेस से कैसे निकला, इन तीनों मशीनों को जब मैंने इंटीग्रेट किया, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो मैंने जब इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि भाई हकीकत में जो मेरा शॉर्ट रन था, अगर उनको मैं कंबाइन कर लेता हूँ तो मेरे पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकलती है कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को ज्वाइन करके, मिनिमम पॉइंट्स को ज्वाइन करके अगर मैं कर्व निकालूंगा, दैट वुड बी कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। गॉट इट? कहानी समझ में आई कुछ नहीं? अब इसको बनाना कैसे, बनी कैसे होगी? ये कुछ इस तरह से बनी होगी। आपने बेटा सबसे पहले एक लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आपने ड्रॉ करनी है। अब आपने 3-4 जितने भी आपका दिल करे आप बनाएंगे, लेकिन कहाँ करना क्या है, आपने एक एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट यहां पे शो करवाना है
शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। फिर आप दूसरी मशीन निकालेंगे जनाब, दूसरी का आपने इसका मिनिमम पॉइंट पे शो करना है, और तीसरी फिर आपने तीसरा जो इसका मिनिमम पॉइंट है यहाँ पे शो करना है, ये और ये। That's it. आपके पास ड्रॉ हो गया। इसको जरा सारे बच्चे बना के दिखाएं। ये कहानी बेटा सारी की सारी जो मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, ये सारी की सारी आपकी बुक के अंदर मौजूद है। लॉन्ग रन में ये जो एवरेज कॉस्ट दोबारा इंक्रीज कर दी है, इस वजह से कर दी है क्योंकि तीसरी मशीन पे जो है प्रोडक्शन फुल नहीं हो रही। जी मतलब डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने मशीन तो आपको लगानी पड़ी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, एवरेज कॉस्ट उसकी ज़्यादा होगी। जी बेटा ऑल ओके, ऑल क्लियर, बस हमने इतने पढ़ना था। लॉन्ग रन भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक रह गए चैप्टर नंबर 4 के, रेवेन्यू और मार्जिन्स। ठीक है, रेवेन्यू के बारे में इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट हम उसके साथ ही डिस्कस करेंगे, और मार्केट्स का भी हम तफसीला थोड़ा सा शेयर करेंगे साथ। ओके, आई एम वेरी होपिंग इंशाल्लाह इसी वीक में यानी कि कल और परसों की क्लास में आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 4 वाइंड अप करने की कोशिश करूँगा। अगर हो गया तो ठीक, नहीं हो तो कोई बात नहीं। ओके, एनी क्वेश्चन? No.